हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए आगे। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट जुलाई में प्रस्तावित है, तो 100% होना ही है। आप तो आपको कंफर्म ही है। और आपकी ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, आपके पास 50 दिन बचे हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है आपको हम बताएंगे। आपको अच्छे नंबर लाने हैं, एक ही बार में पास करना है। इसमें हम पढ़ रहे हैं ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अधिनियम जो 1972। वन्य जीव वन्य जीव अधिनियम 1972, इसे हम पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बोलते हैं। इसे हम संरक्षण अधिनियम भी बोलते हैं। ये अग्नि परीक्षा बैच जो आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी फीस आपको नहीं ली जा रही और सब कुछ वो दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है कि जो आपके लिए टाइम व्यर्थ करे और आपके एग्जाम में भी नहीं आए। ठीक है, तो क्लास नंबर कितनी होगी ये ध्यान रखना। क्लास नंबर 25 हो गई, आज क्लास नंबर 26। एक दो क्लासें और होंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए, सारा सिलेबस करा दिया है जो एग्जाम में आता है। जो सिलेबस आयोग ने जारी किया उसके अकॉर्डिंग हमने सारा सिलेबस चला दिया है। ठीक है, तो यूट्यूब पर डेली क्लास होती है आपकी 5 बजे, तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। 5 बजे क्लास होती है, 2 क्लास के बाद उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होने के बाद आपको वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए टारगेट फिक्स किया है 125 प्लस का। तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके मिल सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपको यूपी टेट ये इस बार 100% पास ही करना है। आपको भी पता है शिक्षक भर्ती अब 100% आएगी और इसलिए आपने यूपी टेट की सही से तैयारी कर ली, यूपी टेट की सही से तैयारी कर ली तो 90% इसका जो सिलेबस होता है सेम टू सेम होता है सुपर टेट का। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव अधिनियम 1972। वन्य जीव अधिनियम 1972 के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली थी, वो आपने देखी होगी तो आपको ये पता होगा। ठीक है, कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। अगर कोई आपको दिक्कत भी हो रही है तो मेरे हमने अपना नंबर दे रखा है आपको, वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हो। नंबर है 78 30 70 19 64। कोई भी दिक्कत है मुझे इस पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत। पूरा बैच चल रहा है फ्री, सब कुछ क्लासें पढ़ रही हैं और चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव। कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अधिनियम 1972। इस पर हमने बात कर ली थी कल थोड़ी बहुत और आज हम इस पर फुल बात करेंगे। ठीक है, ये अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ये भारत सरकार द्वारा, ये क्या था? ये भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम था। ये आपको हमेशा याद रखना, ये पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम था ये कौन सा? पहला अधिनियम था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये भारत सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के लिए पारित किया जाने वाला पहला अधिनियम था। और इसमें क्या था? इसमें 6 अनुसूचियाँ और 6 अनुसूचियाँ और 66 धाराएँ इसमें 66 धाराएँ इसमें पारित की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मोटा मोटा याद रखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आते हैं टॉपिक पर। पढ़िए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या होता है? भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान आपने पढ़ा होगा तो कोई भी नियम होता है, कोई भी अधिनियम होता है, उसे संसद द्वारा ही पारित किया जाता है। संसद ही कानून बनाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। कौन? संसद ही कानून बनाता है। संसद को ही कानून का ऐसा अधिकार है जो संविधान में परिवर्तन भी कर सकता है, नए नियम भी जोड़ सकता है, नए अधिनियम पारित भी कर सकता है। ये सारे अधिनियम ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? सारी अथॉरिटी होती है संविधान में संसद के पास होती है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? संसद के पास होती है। कोई भी संविधान में चेंजेस करना हो, कोई भी नियम भी पारित करना हो, ये सारा संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना। भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको जानना हो जरूरी हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा निश्चित करना,
पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो होती है इसकी सुरक्षा क्या करना, सुरक्षा निश्चित करना था। और ये अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों और पौधों के लिए संरक्षण के लिए एक कानून का ढांचा प्रदान करना किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या था कि भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। और ये क्या था, ये अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों और आपके पौधों के लिए संरक्षण के लिए एक कानून ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित होने वाला पहला अधिनियम था। ये भारत सरकार द्वारा पारित होने वाला पहला अधिनियम था। ठीक है, कौन सा अधिनियम, पहला अधिनियम था जिसमें क्या था, इसमें कुल 6 अनुसूचियाँ और 7 अध्याय और 6 मतलब 66 धाराएँ इसमें पारित की गई थी। इसमें कितनी, ये चीज़ आपको याद रखना, इसमें 6 अनुसूचियाँ कितनी पारित की गई थी, ये आपको याद रखना। अनुसूचियाँ कितनी पारित की गई थी, अनुसूचियाँ 6 पारित की गई थी। ठीक है, और अध्याय कितने किए, अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। अध्याय इसमें कितने पारित किए गए थे, अध्याय इसमें 7 पारित किए गए थे। ठीक है, और आपकी धाराएं इसमें कितनी पारित की गई थी, धाराएं इसमें आपकी पारित की गई थी 66। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बूझ दिया जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय थे, तो आपको पता होना चाहिए। अध्याय आपके इसमें 7 थे, सूचियाँ कितनी थी, 6 थी। और आपके बूझ दिया धाराएँ कितनी पारित की, तो धाराएँ आपको लगाना है 66। यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बूझ लिए जाते हैं यूपी टेट में एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बूझ लिए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके यूपी टेट में बूझ लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप देख लें इसकी विशेषताएं क्या, इसकी विशेषताएं देख सकते हैं। मुख्य विशेषताएं और प्रावधान क्या थे, मुख्य विशेषताएं और प्रावधान भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि धाराएं देखो, हम धाराएं भी पढ़ेंगे, ये 66 धाराएं ये भी पढ़ेंगे, उपाध्याय भी पढ़ेंगे, अध्याय भी कितने होते हैं, सूचियाँ कितनी, ये भी हम पढ़ने वाले, ये भी हम बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। इसलिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, टेंशन ना लीजिएगा। अब पढ़ते हैं मुख्य विशेषताएं और प्रावधान। मुख्य विशेषताएं और उनके प्रावधान क्या थे, मुख्य विशेषताएं उनके प्रावधान। नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या, प्रजातियों का वर्गीकरण करना, जो प्रजातियां था उनका वर्गीकरण करना। अधिनियम में पौधे और जानवरों को अलग अलग अनुसूची में रखा गया था। जैसे अलग अलग अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया था, जो उन्हें मिलाने वाली संरक्षण के स्तर को निर्धारित करती है। कहने का मतलब यह है कि इस अधिनियम में पौधों और जानवरों को अलग अलग अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया था, जो उन्हें मिलाने वाले संरक्षण के स्तर को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। फर्स्ट प्रावधान क्या था, फर्स्ट प्रावधान था भाई कि प्रजातियों का वर्गीकरण करना। प्रजातियों का कैसे वर्गीकरण करना, अधिनियम में पौधों और जानवरों को अलग अलग सूचियों में सूचीबद्ध किया, जो उन्हें क्या किया था, जो मिलाने वाले संरक्षण के स्तर को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाता है, संरक्षित क्षेत्र क्या हो जाते हैं, संरक्षित क्षेत्र आपके हो जाते हैं कि इसके तहत राज्य सरकार, जिसके तहत जो होती है राज्य सरकार है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे क्षेत्रों को घोषित करती है, जहां मानवीय गतिविधियों को सीमित होती हैं। जहां मानवीय गतिविधियां क्या होती हैं, वहां मानवीय गतिविधियां हमेशा सीमित होती हैं। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, नंबर 2 पॉइंट हो गया। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जिसके तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान और क्या हो जाएगा आपके अभ्यारण्य क्षेत्रों को घोषित करती है, और क्या होता है कि इसमें मानवीय गतिविधियों को सीमित करती है। ये मानवीय गतिविधियों को क्या करती है, सीमित करती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका प्रावधान, प्रजातियों का वर्गीकरण करना। दूसरा था संरक्षित क्षेत्र। और आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट है इसका अवैध शिकार पर रोक लगाना। जो अवैध प्रकार से शिकार होती थी उस पर रोक लगाना। जैसे अवैध प्रकार पर रोक लगाना, अवैध प्रकार से जो शिकार की जाती थी उस पर रोक लगाना। क्या हो जाता, गुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों को
प्रजातियों की जो शिकार, हत्या और अवैध प्रकार से कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। व्यापार पर अधिक कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो अवैध प्रकार से शिकार किया जाता था, अवैध प्रकार से उनकी मृत्यु की जाती थी, उन पर सरकार ने क्या किया था, उन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, कड़ा प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। चौथा पॉइंट क्या था, प्रमुख प्रतिकरण क्या होता है, प्रतिकरण क्या होता है। इस अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, मुख्य वार्डन और राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे पदों का, निकायों का संगठन किया गया था। क्या किया गया था कि इस अधिनियम में सफल कार्यान्वयन के लिए वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, मुख्य वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे पदों पर नियमों का संगठन किया गया था। ठीक है, नियमों का संगठन किया था। तो ये चीज़ आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, तो ये चीज़ आपको पता लगी होगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है, 1972 में पारित हुआ था। ये भारत सरकार द्वारा पहला पारित होने वाला अधिनियम था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें छः अनुसूचियाँ, 7 अध्याय और 66 धाराएं इसमें पारित की गई थी। ठीक है, फिर ये देखो ये चीज़ हमने बताई दी है, और ये फिर इसकी प्रावधान हैं। प्रावधान क्या थे, प्रावधान भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रावधान भी हमने पढ़ लिया। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। कोई भी आपको डाउट हो रहा है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, के बाद संशोधन के बाद अनुसूचियों की संख्या घटाकर कितनी कर दी थी, 4 कर दी थी। थी कितनी, 6 थी, इसे घटाकर कितनी कर दी, 4 कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना। कौन से संशोधन, मतलब कब, किस वर्ष किया गया था, तो आपको ध्यान रखना किस वर्ष कर दिया था। ये कर दिया था आपका 2022 में। किस वर्ष कर दिया था, 2022 का। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत पूछ लिया जाता है यूपी टेट में आपसे बहुत बार ये पूछा लिया जाता है क्वेश्चन कि अनुसूचियों की संख्या घटाकर, मतलब अनुसूचियों मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो 1972 में पारित हुआ था, इसमें जो अनुसूचियाँ 6 थी उसमें घटाकर संख्या 4 कर दी। किस वर्ष किया गया है, तो आपको लगाना 2022 वर्ष। ठीक है, 2022 में। तो पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची देख लेते हैं। पहली अनुसूची देखिए क्या है। पहली अनुसूची का उन लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए है जिन्हें उच्चतम सुरक्षा की आवश्यकता है। मतलब जो फर्स्ट अनुसूची वो है जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए जिन्हें उच्चतम सुरक्षा की आवश्यकता है, जैसे आपकी हुआ बंगाल टाइगर जब और एशियाई हाथी। ये इनके लिए क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इनके लिए क्या है, उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था के लिए रखा गया था। ठीक है, उच्चतम शिक्षा के लिए रखा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में उन प्रजातियों के लिए जिन्हें कम से कम स्तर की सुरक्षा प्राप्त हो। दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान रखा है, उन प्रजातियों के लिए जिन्हें कम स्तर की शिक्षा प्राप्त है। सॉरी, शिक्षा नहीं, कम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या कह रही है आपकी, तीसरी अनुसूची है, इसमें संरक्षित पौधों को शामिल किया गया था। तीसरी अनुसूची में क्या था कि तीसरी अनुसूची में था कि इसमें संरक्षित पौधों को शामिल किया गया था। ठीक है, चौथी अनुसूची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या कहा था, लुप्त प्राय जो प्रजातियां थीं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर कन्वेंशन के तौर पर आने वाली जो विदेशी प्रजातियों को शामिल किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत में जो अनुसूचियाँ 6 थी उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, तो कितनी कर दी गई आपको याद रखना, कितनी, 4 कर दी गई थी, कितनी, 6 थी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लेना और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे हम देखते हैं इसकी दंड और चुनौतियाँ क्या, इसकी दंड एवं चुनौतियाँ क्या, दंड और चुनौतियाँ का ये चीज़ आप देख सकते हो। सजा, अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 से 7 साल की आपकी जेल हो सकती है, ताकि 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और 10 से आपका 25,000 तक जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर आपने अधिनियम का उल्लंघन किया, आपने तौर तरीकों का उल्लंघन किया, तो 3 से 7 साल तक की आपकी जेल भी हो सकती है और 10 से 25,000 तक जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, कितने, 10 से 25 साल, 25,000 तक।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, चुनौतियाँ। चुनौतियाँ का कई बार उच्च स्तर के संसाधनों के लिए कई बार उच्च स्तर के संरक्षण के कारण के लिए मानव जो वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों को तुरंत कार्रवाई करना एक कठिन सजा मानी जाती है। कहने का मतलब यह है, कई बार उच्च स्तर की संरक्षण के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसे नियम भी होते हैं तो उसमें आपके लिए कठिनाई भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नया एक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, ये चीज़ें आपको पता होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ लेते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसमें वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, कितना इंपॉर्टेंट है, 1972 की धारा, कितनी धारा आपकी हुई है 36, सॉरी धारा आपकी 35 के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। धारा कितनी 35, धारा आपकी 35, धाराएं आपको सारी पढ़ाएंगी। धाराएं टोटल थी कितनी, धाराएं टोटल कितनी हैं बताओ, धाराएं आपकी हमने पढ़ी, धाराएं टोटल कितनी हैं, धाराएं टोटल आपकी 66 हैं। धाराएं आपकी टोटल कितनी है, 66 हैं। और ये धारा नंबर 35 के तहत ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसे वन्यजीवों और उसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव मतलब संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। ये क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्ण रूप से क्या होता है, ये सरकार पर डिपेंड होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है। ये पूर्ण रूप से सरकार नियंत्रण वाला क्षेत्र होता है। जो गांधी उद्यान होता है, गांधी उद्यान होता है, राष्ट्रीय गांधी उद्यान अलग होता है और राष्ट्रीय उद्यान अलग होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है, ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। सरकार के क्या होता है, नियंत्रण में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सरकार के नियंत्रण में होता है, ठीक है। ये सर्वप्रथम क्या है, इसकी सर्वप्रथम इसकी सीमा जो हो तो निर्धारित करके इसकी जो होती है, सर्वप्रथम इसकी सीमा निर्धारित मतलब दीवारों का निर्माण किया जाता है। और इसके क्या होता है, इसके अंदर जो होता है सामान्य गतिविधियाँ, इसके अंदर जो होती है सामान्य गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जाती हैं। इसके अंदर जो क्या होती है सामान्य गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जाती हैं। और जैसे आपके पर्यटन हो गया, पशुचारण हो गया, मनुष्य हो गया, आवास हो गया, ये चीज़ इसमें वैलिड नहीं होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को होता है जो वहाँ के सदस्य होते हैं, वहाँ के जो आर्मी वाले होते हैं, जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं, उनको ही इसमें अनुमति होती है अंदर जाने की। आम व्यक्ति को अनुमति इसमें नहीं होती है कि आप अंदर जाके कुछ भी करिए, कुछ भी मतलब गतिविधियाँ करिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत रिक्सी होता है। गांधी राष्ट्रीय उद्यान मतलब यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं ना, जंगली जानवरों की व्यवस्था की जाती है ना। यहाँ पे आप जाओगे तो वो आपका शिकार बना लेंगे अपना। तो इन चीज़ों में खाली उन्हीं लोगों को इसमें वैलिड होते हैं जो वहाँ के सदस्य होते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा से होते हैं और आम व्यक्ति की वहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है कि कौन सी धारा के अकॉर्डिंग इसे शामिल किया गया, तो आपको लगाना है धारा 35 लगाना है, ठीक है। धारा कितनी लगानी है आपको, धारा लगानी है 35। धारा कितनी लगानी है, धारा लगानी है आपको 35। किस अधिनियम के द्वारा, 1972 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई होगी। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं इस मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, शस्त्र सुरक्षा। सुरक्षा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में वन्यजीव अभ्यारण्य भी अभी पढ़ने वाले हैं, अभी आप वन्यजीव अभ्यारण्य भी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य ही पढ़ेंगे, ठीक है। शस्त्र सुरक्षा, यहाँ पर मानवीय अभ्यारण्य की तुलना में संरक्षण का स्तर बहुत ऊंचा होता है। संरक्षण का स्तर क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। मानवीय गतिविधियों पर रोक, अभी हमने आपको बताया मानवीय गतिविधियों क्या है, मानवीय गतिविधियों पर यहाँ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा दिया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान के भीतरी खेती, शिकार और पशु चराई के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानवीय गतिविधियों पर रोक
राष्ट्रीय उद्यान के भीतरी खेती या शिकार करना या पशु चराई के लिए पूरी तरह से इसमें बाधित होती है, पूरी तरह से इसमें रुकावट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके आगे सीमा क्या है? इसकी इसकी सीमाएं कानून द्वारा निश्चित की जाती हैं। इसकी जो सीमाएं होती कानून द्वारा निश्चित की जाती हैं और परिभाषित होती हैं। इसकी सीमाएं कानूनी द्वारा निश्चित और परिभाषित होती हैं। इसमें बदलाव केवल राज्य मंडल के प्रस्ताव को ही किया सकता है। इसमें बदलाव का वो सब कोई कर दे ऐसा नहीं है। इसका बदलाव केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के ही बाद संभव होता है, वैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ आपकी किसके विधानमंडल, केवल राज्य विधानमंडल के लिए ही प्रस्तावित है, वैसे नहीं है। सीमाएं क्या? इसकी सीमाएं कानूनी द्वारा निश्चित और परिभाषित होती हैं और इसमें क्या होता है? बदलाव केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के बाद ही संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिकारों का अभाव। अभ्यारण्य के जो होते विपरीत राष्ट्रीय अधिकारों के विपरीत राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी भी व्यक्ति को निजी भूमि या वन उपज के अधिकार नहीं दिए गए हैं। उपज के अधिकार निजी वन भूमि के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अधिकारों का अभाव है कि अभ्यारण्य के भीतरी जो होता है, अभ्यारण्य के जो विपरीत जो होता है, विपरीत राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी भी व्यक्ति को निजी भूमि या वन उपज के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए कंफर्म हो गई होगी। अब हम क्या पढ़ते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पढ़ने पहले ये आप एक बार देख लिए, इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई है, ये चीज़ आपके लिए समझ में आई है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान वो होता है, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे वन्य जीवों और उनकी प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 35 के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका पूर्ण नियंत्रण किसके पास होता है? इसका पूर्ण नियंत्रण सरकार के पास होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या? सीमाएं भी बता दी हमने। फिर हमने पढ़े मुख्य विशेषताएं में आती सीमा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय, मतलब पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, ये चीज़ आपको अब हम देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी पूर्णतः सरकार के क्षेत्र में होता है। ये पूर्णतः सरकारी क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? पूर्णतः सरकारी क्षेत्र होता है। पूर्णतः क्या होता है? आपका सरकारी क्षेत्र होता है। सरकारी क्षेत्र होता है। ठीक है, ये पूर्णतः के सरकारी क्षेत्र होता है। ये भी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा था, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी पूर्णतः क्षेत्र जो होता है सरकारी क्षेत्र होता है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं और उद्देश्य देखते हैं। परिभाषा देखिए, ये एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहाँ लुप्तप्राय जो होती है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उसका प्राकृतिक आवास सुरक्षित रखा जाता है। उसका जो प्राकृतिक आवास जो होता है उसे सुरक्षित रखा जाता है। ये चीज़ आप देखिए कि परिभाषा की एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य किसी भी विशेष प्रजाति जैसे हाथी है, पक्षी है या सिंह है के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है किसी विशेष प्रजाति जैसे हाथी हो गया, पक्षी हो गया, सिंह हो गया, आपका संरक्षण को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या और चीज़ें मोटी मोटी आप ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः दो भागों में विभक्त होता है। ये सामान्यतः कितने? दो भागों में विभक्त होता है, एक आंतरिक भाग, एक बाह्य भाग। एक आंतरिक भाग होता है, एक तो बाह्य भाग होता है। जैसे यहाँ से समझ लीजिए, ये पूर्णतः कितने भागों में? दो भागों में, एक बाह्य क्षेत्र, एक आपका होता है एक बाह्य क्षेत्र, एक आपका हो जाता है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र, ठीक है, एक आपका आंतरिक क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में क्या होता है? बाह्य क्षेत्र में खुला हुआ होता है। इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है वो खुला हुआ होता है। जो बाहरी क्षेत्र होता है उसमें खुला हुआ होता है और ये पूर्णतः जंगल में मिला हुआ होता है। ये पूर्णतः क्या होता है? जंगल से मिला होता है। जो बाह्य क्षेत्र क्या होता है? ये पूर्णतः खुला हुआ होता है, अर्थात ये पूर्णतः जंगल से मिला होता है। इसके बाह्य क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं,
जिसके जो बाह्य क्षेत्र होता है, जैसे आपका ये हो गया बाह्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, ये उदाहरण है, ये आपका हो गया, ये आपका आंतरिक वाला क्षेत्र है, ये आपका बाहरी क्षेत्र है, ये आपका बाहरी क्षेत्र है, अब ये आपका अंदर वाला क्षेत्र, ये आपका अंदर वाला क्षेत्र, ये अंदर वाला क्षेत्र, अंदर वाला क्षेत्र। इसमें क्या है, मानवीय गतिविधियां आयोजित होती है। ये जो इसका जो बाहरी एरिया होता है ये वाला, इसमें आपकी मानवीय गतिविधियां आयोजित होती हैं। लेकिन परंतु जो मानवीय गतिविधियां आयोजित होती हैं, क्रियाकलाप जो जीव, इसके जो बाह्य क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, परंतु क्या होता है, मानवीय क्रियाकलापों का वन्य जीव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आप इसमें कार्रवाई कर रहे हो, जो भी गतिविधियां कर रहे हो, वहाँ की जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उस पर कोई भी प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ना चाहिए। कैसा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये आपका आंतरिक क्या होता है, आंतरिक होता है ये पूर्णतः संवेदनशील होता है। ये वाला जो भाग, उसका जो अंदर वाला ये भाग हो गया, और जो इसके अंदर वाला भाग होता है ये इसका अंदर वाला भाग, ये जो इसका अंदर वाला भाग होता है ये वाला, ये हमेशा ये पूर्णतः संवेदनशील होता है। संवेदनशील कितना ऐसा होता है, संवेदनशील, ये भाग हमेशा क्या होता है, संवेदनशील होता है। ये भाग हमेशा संवेदनशील होता है। और इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम दीवारों का निर्माण किया जाता है। इसके भीतर ये दीवारें लगा दी जाती हैं, ऐसे करके ये दीवारें लगा दी जिससे बाहर से कोई भी इंसान ना पहुंच सके। इसमें क्या, सर्वप्रथम दीवारों का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर सामान्य गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती। इसके अंदर जो सामान्य गतिविधियां आयोजित नहीं कर सकते हो, लेकिन भारी वाले में आयोजित कर सकते हो। सामान्य, ठीक है, सामान्य गतिविधियां आयोजित नहीं कर सकते उसमें। सामान्य गतिविधियां इसमें आप नहीं आयोजित कर सकते, ठीक है। सामान्य गतिविधियां इसमें आयोजित नहीं कर सकते, की जा सकती। इसके अंदर जो प्रवेश की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को होती है जो वहाँ के अधिकारी होते हैं। वहाँ पे ये उन लोगों को ही इसमें वैलिड किया जाता है, इसमें एंट्री मार सकते हैं जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, सबको यहाँ पर नहीं होते। तो आपको वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पता लग गया होगा कि इसके दो भाग होते हैं, एक बाह्य भाग, एक आंतरिक भाग। बाह्य भाग में क्या होता है, बाह्य क्षेत्र में क्या होता है, इसमें सामान्य गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। लेकिन जो आंतरिक भाग होता है उसमें सामान्य गतिविधियाँ आयोजित नहीं होती हैं। उसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होती है जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। इसके बारे में ये पता होगा, ठीक है। फिर इसके ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे क्या है, आप पढ़ते हैं कानूनी अधिकार। इसका कानूनी अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार WPA 1972 के अकॉर्डिंग, मतलब 1972 अभी पढ़े का आया ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। सामान्य धाराएं आपको हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लीजिएगा। धारा नंबर 18, धारा अभी 35 आई थी, 35 और धारा 18। धारा नंबर 18, राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु और वन्यजीव क्षेत्र दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। सरकार कौन से, ये आर्टिकल पूछ दिया जाता है आपसे कि सामान्य धारा 18 राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु या वनस्पतियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जो सरकार को लगे ये एरिया अभ्यारण्य बनाने की स्थिति है तो सरकार उसे बना सकती है। किस धारा के अकॉर्डिंग, ये धारा 18 के अकॉर्डिंग बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पर प्रशासन क्या होता है, इसका नियंत्रण मुख्य रूप से वन्यजीव बोर्ड वार्डन पर ही इसके पास होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, ये सीमित मानवीय हस्तक्षेप होती हैं। इसमें सीमित ही आप हस्तक्षेप कर सकते हो, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे। यहाँ खेती, पशु चराई और वन्य उपज एकमात्र करने जैसी गतिविधियों को इस अनुमति दी जा सकती है, वास्तव नुकसान ना पहुंचना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे वहाँ पर नुकसान पहुँचे वहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी अधिकार। अभ्यारण्य की सीमा के भीतर लोगों को पास निजी भूमि के अधिकार बने रहते हैं। निजी अधिकार क्या था, अभ्यारण्य के सीमा के भीतर लोगों के पास निजी भूमि के अधिकार बने रह सकते हैं, ठीक, रह सकते हैं, 100% नहीं है। सीमा क्या है, इसकी सीमाएं राष्ट्रीय उद्यान की तरह पूरी तरह कानून के रूप में ही होती हैं। सीमाएं क्या होती हैं, इसकी सामान्य
इसकी सीमाएं सामान्य जो होती हैं राष्ट्रीय उद्यान की तरह ही पूरी तरह कानूनी रूप से तय नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, महत्वपूर्ण तथ्य क्या, फैक्ट देखिए महत्वपूर्ण संख्या। भारत में वर्तमान में इसकी कुल संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बताइए, ये आपके लिए यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान में, अब आगे वर्तमान में बात कर रहे हैं कि संख्या कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी संख्या है अभ्यारण्य की, तो आपको लगाना है 573। ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, जाके प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलता है कि भारत में वर्तमान में कुल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने? 573। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ये भी क्वेश्चन आप लिए हुए है, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्यों की संख्या कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा संख्या है अभ्यारण्य की। कितनी? सबसे ज़्यादा संख्या है 96। ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन है सारे। कितनी संख्या है? ये आपका भाग 96 है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? सर्वाधिक संख्या मतलब जनसंख्या नहीं, सर्वाधिक संख्या वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। कितनी है? 96। ठीक है, अब पूछ दिया था सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ओ कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड में आपको पूछा हुआ है, ये भी आपका रिपीटेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? कच्छ का रण। जो कच्छ का रण है ये आपका पड़ता है गुजरात में। कच्छ का रण ये आपका गुजरात में पड़ता है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कच्छ का रण है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जंगली जो गधे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ये चीज़, इसमें क्या क्या करना है आपको। वर्तमान में अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 573 है। सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कितनी है? 96 है। सबसे बड़ा आपका अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका अभ्यारण्य है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो आपका गुजरात में पड़ता है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के जंगली जो गधे हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से इस स्लाइड से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये पूरी क्लास से दो क्वेश्चन तो आपके कंफर्म ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। नेक्स्ट क्या, ये देख लीजिए, प्रमुख उदाहरण इसके देख लीजिए। पेरियार, पेरियार कहाँ है? ये आपका केरल में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमेशा किसी जंगली हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? ये आपका है केरल में। ये भी आपके लिए पूछे हुए क्वेश्चन है। भरतपुर केलवा देव, ये आपका कहाँ है? भरतपुर, ये आपका राजस्थान में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा उद्यान का, ये आपका असम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये आपका असम है। किसके लिए प्रसिद्ध? एक सींग गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। ऐसे आपको यूट्यूब पर कोई फ्री नहीं देगा भाई, कोई भी फ्री नहीं देगा। कोई फ्री ऐसा दे दे तो आप मुझे मिल जाइए। जहाँ आपने पेड बैच लिया है ना वहाँ भी मिला लेना, बहुत डिफरेंस दिखेगा। ठीक है ना, बहुत डिफरेंस आपका दिखेगा। पोबितोरा, ये आपका कहाँ? पोबितोरा, ये भी आपका असम है। ये है गेंडों का सबसे अधिक घनत्व वाला पोबितोरा, ये भी आपका असम है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है काजीरंगा, आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। ये आपके लिए पूछ दिया जाता है। किसके लिए? एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपकी 1 से 2 और बची है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास नंबर आज 26 थी और 2 क्लासें और लेंगे। यूट्यूब पर बिल्कुल बैच फ्री चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। जो जुड़ जाइए, आप अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए। टारगेट आपको पता है इसमें 125 प्लस का टारगेट है। जिस बच्चे जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हैं उनके 125 आ भी जाएंगे। और अभी भी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो, अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।